हेलो फ्रेंड्स, आज अकाउंट में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंपनी अकाउंट। और उसमें पहला टॉपिक हमारा है इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इसमें हम कंपनी के बारे में और कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, शेयर्स के माध्यम से पैसे कैसे कलेक्ट करती है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं शेयर्स इशू करने के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए हम थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं अबाउट द कंपनी। कंपनी क्या होती है? तो इसमें मैं एक डिफिनेशन लिखूंगा प्रोफेसर हैने का कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक कंपनी इज एन artificial person created by law। ठीक है, having the separate entity with the perpetual succession, having a separate legal entity with a perpetual succession and having a common seal ये है प्रोफेसर हैने की डिफिनेशन है ये। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि कंपनी क्या होती है। अगर मैं ऐसे समझाऊं तो कंपनी इज द एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों का बनाया हुआ, विच आर एसोसिएट टू डूइंग ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जो एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए या बिजनेस के लिए एक साथ एसोसिएट होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर लैंग्वेज में बात करूं, एक डिफिनेशन के माध्यम से बात करूं, तो प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका जन्म लॉ के द्वारा हुआ है। यहाँ पे लॉ का मतलब हो गया कंपनी के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, उसमें कंपनी से जुड़े हुए सारे रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं। तो कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका निर्माण कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से होता है। हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है, जो इसके मेंबर से कंट्रोल नहीं होता है। विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, जिसका एक लंबा अस्तित्व होता है, जो एक कॉन्टिन्यूसली चलती चली जाती है। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द मेंबर एक्सिस्टेंस। अगर कोई मेंबर रिटायर होता है, डेथ होती है या कोई नई एंट्री होती है, तो इससे कंपनी के एक्सिस्टेंस पे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। विथ हैविंग ए कॉमन सील, जिसे कंपनी का सिग्नेचर कहा जाता है, जो कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो प्रोफेसर हैने ने ये डिफिनेशन बताई, द कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी एंड विथ ए परपेचुअल सक्सेशन विथ ए कॉमन सील, जिसकी एक कॉमन सील होती है, एक अलग ऑथराइज्ड सिग्नेचर होता है एज ए सील के रूप में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, सर व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी के बारे में कुछ और भी चीजें डिस्कस किया जाएगा, कुछ और भी चीजें इलिबरेट होंगी।
तो आइए बात करते हैं हम लोग फीचर्स पे। फीचर्स, द फर्स्ट वन, separate legal entity. Separate legal entity. Limited liabilities. Limited liabilities. Created by law. Prefectual succession. ठीक है, कॉमन सील। हाँ, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ये कंपनी का है, द सेपरेट लीगल एंटिटी। Company having the separate legal entity is a legal person. The company can be open an account. Company can make a contract. Company can be issued to the another person or another firm. ठीक है, तो कंपनी की एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट इज टोटली सेपरेट बाय द मेंबर। ये मेंबर से अलग होती है, ध्यान रखिएगा, ये मेंबर से अलग होती है। ये कंपनी अपने नाम पे अकाउंट ओपन कर सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पे थर्ड पार्टी को शू कर सकती है, केस कर सकती है। द लिमिटेड लाइबिलिटीज, कंपनी हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटीज। लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि सर कंपनी में जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है शेयर के माध्यम से, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनपेंडिंग अमाउंट तक ही रहती है। कंपनी अपने ज़रूरत के समय या वाइंडिंग के समय जो अनपेड कॉल रहते हैं, जितना कंपनी ने अभी शेयर्स का भुगतान प्राप्त नहीं किया है, उसी के लिए शेयर्स होल्डर को लायबल कर सकती है, ना कि उनके पर्सनल एसेट्स के लिए। तो कंपनी हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी। द अनदर वन, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। ध्यान रखिएगा, कंपनी का निर्माण किया जाता है, कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो किए जाते हैं, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये कंपनी एक्ट 2013 को जो है हम फॉलो करके इसका निर्माण करते हैं। क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कंपनी के निर्माण के समय, क्रिएशन के समय, ये सारी चीजें कंपनी एक्ट 2013 में डिस्क्राइब्स होती हैं। The another one, perpetual successions, means the existence of company is not affected by its member. ठीक है, the company goes on forever. It not depend upon the its member comes, its member outs, its member death, members retirement, new entry of a members. ठीक है, इस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। कंपनी की एक अलग ही अस्तित्व होता है जो लॉन्ग पीरियड तक का होता है। अगर किसी मेंबर के आने पे, किसी मेंबर की डेथ होने पे, किसी मेंबर के जाने पे कंपनी के एक्सिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉमन सील, कंपनी हैविंग द कॉमन सील, कंपनी का एक अर्थराइज्ड सील होता है, एक अर्थराइज्ड सिग्नेचर अगर हम इसे कह सकते हैं तो कह सकते हैं, जो कंपनी का एज ए कॉमन सील होता है, पहचान होती है ऑथराइजेशन की। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी जो है वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के भी एक कह सकते हैं हम लोग एक सुविधा प्रदान करती है कि शेयर्स होल्डर कुछ कंडीशंस में, कुछ सर्टेन कंडीशंस में अगर अपने शेयर्स को चाहे तो दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। द लास्ट वन, द सेपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। ध्यान रखिएगा, कंपनी की अगर मैं ऑनर की बात करूं तो ऑनर हमारे जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी की ऑनरशिप में चले आते हैं क्योंकि उनके कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन अब बात आती है कि सर कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए शेयर होल्डर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण करते हैं जिसमें से कुछ चुनिंदा व्यक्ति कंपनी को ऑपरेट करते हैं, विच इज सेलेक्टेड बाय द शेयर्स होल्डर। तो ध्यान रखिएगा
कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप दो अलग अलग चीजें हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो सर कंपनी को हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, लेकिन अगर ऑनरशिप की बात करें तो वो हमारे फाउंडर और मेनली शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे कंपनी के। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग बात कर लेते हैं कि सर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है, क्या होती है उनके मेन फीचर्स। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बनाता हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि द टाइप्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी पे, काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी बेसिकली हमारे 3 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। द सेकेंड वन, कंपनी लाइबिलिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, जो उनके शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के नाम से उस कंपनी को जाना जाता है। द थर्ड वन इज द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एंड बेसिकली जो हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है वो अगेन 3 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सेकेंड वन इज द पब्लिक कंपनी, and third one is the one person company। तो आइए कंपनी के प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं। कंपनी बेसिकली 3 प्रकार की मैंने बताया। द फर्स्ट वन इज द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, अभी इनको एक एक करके हम एलेबरेट भी करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनदर वन इज द कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, थर्ड वन इज द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड द थर्ड वन के भी 3 प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो आइए फर्स्ट को हम लोग लेके चलते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी क्या होती है? सर ऐसी कंपनियां जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर कंपनी अपने डेप्ट को, अपने लैंड को पूरा नहीं कर पाती है, उसने जो भी पैसे लोन ले रखे अगर अपने डेप्ट को, लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाती है, तो कंपनी की पर्सनल एसेट्स के, कंपनी के एसेट्स के साथ साथ मेंबर्स की भी पर्सनल एसेट्स को सेल आउट किया जाता है, उससे उन लाइबिलिटी का पे ऑफ किया जाता है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, जहां कंपनीज के मेंबर की जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। कंपनी अपने अगर लॉस में जाती है या वाइंडिंग अप के समय अपने पर्सनल एसेट्स को तो सेल करेगी ही करेगी, साथ ही साथ मेंबर्स जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स को भी सेल आउट किया जाता है। इसकी डिफिनेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज द कंपनी वेयर द नो लिमिट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, जहां मेंबर की लाइबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं होती है। When a company suffers loss or the company property is not sufficient to pay that debt, कह रहे हैं कि कंपनी अगर लॉस फेस करती है और कंपनी की एसेट्स उन लॉस को पूरा करने के लिए एफिशिएंट नहीं है, the private property of its member is used to meet that loss। मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स को भी इस लॉस को चुकाने के लिए यूज किया जाता है। इट्स कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी।
ठीक है, जहां मेंबर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल एसेट्स को भी कंपनी के लॉस के समय सेल आउट किया जाता है। अनदर वन इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ दैट गारंटी एट द टाइम ऑफ इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। उन्होंने जो अपना एक गारंटी दे रखा है एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, वहां तक उनकी लाइबिलिटी सीमित रहती है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है और उसके मेंबर्स जितनी लिमिट तक जो एक गारंटी दे रखे हैं कि इतना वो पेमेंट करेंगे, वहां तक उनकी लाइबिलिटी सीमित होती है। ऐसी कंपनियों को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, जो एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा दिए गए गारंटी तक वो लिमिट रहती है। अनदर वन लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। जैसा कि मैंने बताया कि सर लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी में क्या होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी उनके द्वारा पे किए गए शेयर्स होल्डर तक सीमित ही रहता है। जितना उन्होंने शेयर लिया रखा है और जितना उस शेयर पे अमाउंट अभी उन्होंने पे नहीं किया है, उनकी लाइबिलिटी उस अनपेड अमाउंट तक ही है। अगर कंपनी कभी लॉस फेस करती है या कंपनी वाइंडिंग अप के समय उतनी ही अमाउंट मांगने के लिए लायबल होती है जो शेयर होल्डर्स ने अभी अपने शेयर्स पे नहीं किया है। अगर मैं एक इलस्ट्रेशन में समझाऊं तो ऐसे समझिएगा कि सपोज दैट मिस्टर ए हैं, उन्होंने कंपनी के 100 शेयर्स ले रखे हैं एट द रेट 10 रुपीज, ठीक है, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में माना कि कंपनी ने उनसे 6 रुपए मांगे हैं, तो पेड मैं यहां लिखूंगा कंपनी ने कितने उनसे मांगे हैं 6 रुपया, तो यानी कि 600 का भुगतान उन्होंने कर दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कंपनी कितना पैसा उनसे और मांगना बाकी है, तो सर मैं यहां पे कहूंगा अनपेड है उनका अमाउंट कितना 100 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती है या इस शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटीज होती है वो केवल उस 400 रुपीज तक ही सीमित है जो भी पे नहीं किया गया है। इसी को बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी कि शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है सर वो केवल 400 तक ही सीमित है जिसे कंपनी मांग सकती है। ऐसी कंपनी को कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। In the case of such company, the liabilities of the member is strictly limited to the extent of the nominal value of the share held by the each of them. If the member is already paid the full amount of that share, the shareholder not having any liabilities toward the company. कह रहा है कि सर अगर शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स का पूरा भुगतान कर दिया है तो कंपनी के लिए उसकी कोई भी लाइबिलिटीज बाकी नहीं रह जाती है। इफ द मेंबर इज पार्टली पे ऑफ द शेयर्स, अगर मेंबर ने पार्टली पे किया है, देखिए मैंने बताया कि 6 रुपीज के रेट से भुगतान किया है, तो हिज लाइबिलिटी इज कंपनी हैज टू फोर्स टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ड्यूरिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने लाइफ पीरियड के दौरान ये 400 रुपीज के लिए ही उसे फोर्स कर सकती है, ये 400 रुपीज मांगने के लिए उसे लायबल कर सकती है, बाध्य कर सकती है। इसे बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर मैंने फिर से बताया था कि सर लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी के भी 3 प्रकार होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी के भी 3 प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइवेट कंपनी, सेकंड वन इज द पब्लिक कंपनी और थर्ड वन इज द वन पर्सन कंपनी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं से ही हम लोग इसकी डिफिनेशन को जान सकते हैं। चलिए पहली विशेषता मैं शॉर्ट में ही समझाता हूं कि सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, बाद में उन दोनों का डिफरेंशिएट करके हम आपको समझाएंगे। पहला, रिस्ट्रिक्शन ऑफ
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर पब्लिक कंपनी वो होती है जो अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में अपने शेयर्स, जो शेयर्स होल्डर ने ट्रांसफर शेयर्स ले रखे हैं, उनके ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है। वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। द नेक्स्ट वन, using private limited as the end of its name। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करती हैं। द अनदर वन, restriction of invitation to public for selling its securities, shares and debentures। प्राइवेट कंपनी, जो कंपनीज होती है वो जनता को अपने सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स, अपने डिवेंचर सेल आउट करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। उस पर पूरी तरह से प्रोहिबिशन रहता है, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो दीज आर द प्राइवेट कंपनीज। और पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं कि सर जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, जिस पे ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, वो पब्लिक कंपनी में आती हैं। अभी मैं दोनों को डिस्क्राइब करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो उससे वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो बहरहाल प्राइवेट कंपनी के बारे में हम लोग जान ले कि फर्स्ट, restriction of transfer of shares using private limited word at the end of its name, and the third one, not to be invite to the public for the selling out of its shares, debentures and securities। ठीक है, इस कंपनी को कहा जाता है प्राइवेट कंपनीज। अब यहाँ एक मेजर डिफरेंस ये आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि व्हाट इज द सर मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? चलिए मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहा हूं, और उससे दोनों में डिफरेंशिएट एज वेल एज दोनों की डिफिनेशंस भी हमें पता चल जाएंगी कि सर क्या होता है पब्लिक कंपनी और क्या होता है प्राइवेट कंपनी। चलिए मैं इसको नोट कर देता हूं। यहां हम आपको समझाते हैं अबाउट द पब्लिक कंपनी। यहां हम लेते हैं अबाउट द प्राइवेट कंपनी। और यहां मैं लेता हूं बेस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, यहां मैं लेता हूं बेस ऑफ डिफरेंस। चलिए समझते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, द फर्स्ट हमारा बेस है नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में सर कितने मेंबर्स होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, और पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम का लिमिट है 2 और मैक्सिमम का लिमिट है 200 एक्सक्लूसिव इट्स एक्सिस्टेंस एम्प्लॉय एंड पास्ट एम्प्लॉय। ठीक है, एक्सक्लूज कर दें, अगर हम उनको छोड़ दें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को छोड़ के, तो मैक्सिमम मेंबर्स 200 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी की बात करें तो सर मिनिमम मेंबर 7 और नो लिमिट ऑफ द मैक्सिमम मेंबर्स 7 होते हैं और मैक्स नो लिमिट। या मैं कह सकता हूं कि लिमिटेड डिपेंड अपॉन द शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, जितना शेयर्स हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पहला डिफरेंसेस ये हो गया कि सर
प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 200 मेंबर्स होने चाहिए। इसमें पास्ट और प्रेजेंट के एम्प्लॉइयों को छोड़ दिया जाता है। दूसरा, अगर इसमें हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे कोई लिमिट नहीं है जहां तक शेयर्स का अलॉटमेंट हो सकता है, जहां तक कंपनी अपने शेयर्स के माध्यम से पैसे कलेक्ट करती है। सेकेंड वन, इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, फॉर सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर, restriction of invite to public। can be invite to public। चलिए आइए दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि सर कंपनी अपने शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज इत्यादि के सेल के लिए क्या इनवाइट कर सकती है पब्लिक को। तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो इस पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन रहता है कि ये अपने सिक्योरिटीज, बॉन्ड, शेयर्स इत्यादि को सेल करने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, इन रिस्ट्रिक्शन रहता है। और वहीं पे पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स, डिवेंचर इत्यादि को सेल आउट करने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। The next one, transfer of shares, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स होल्डर चाहे तो क्या अपना शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में इस पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन रहता है, दे कांट बी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू द अनदर पर्सन। बट द पब्लिक कंपनी में क्या होता है, द शेयर्स होल्डर कैन बी ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू द अनदर पर्सन और अनदर फर्म। द नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। फोर्थ, एट लीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। बात करते हैं अगले डिफरेंस की ओर कि सर हाउ मैनी द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में ध्यान दीजिएगा कि द एटलीस्ट द 2 डायरेक्टर हैविंग इनटू द प्राइवेट कंपनी, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो सर उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, using limited word at end of name। तो ध्यान रखिएगा, अगला डिफरेंस है कि सर यूजिंग लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करती हैं और पब्लिक कंपनी अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड शब्द का यूज करती हैं। नेक्स्ट,
स्ट्यूटरी मीटिंग की अगर हम बात करें, स्ट्यूटरी मीटिंग अगर मैं वैधानिक मीटिंग की बात करता हूं, स्ट्यूटरी मीटिंग की बात करता हूं, तो प्राइवेट कंपनी में ऐसी किसी भी मीटिंग को की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसी किसी भी मीटिंग के अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है प्राइवेट कंपनी में। बट पब्लिक कंपनी में जब बिजनेस के कमीशन का या बिजनेस के स्टार्टिंग का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार से मिल जाता है, उससे 6 मंथ के दौरान उन्हें स्ट्यूटरी मीटिंग बुलाना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस थे हमारे प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में। आइए अगला हम लोग जान लेते हैं। सर 1% कंपनी, मैं ऐसे बता देता हूं, अभी एक और चीजें बची हुई थी। 1% कंपनी, 1% कंपनी क्या होती है कि सर ओनली 1% इज द मेंबर ऑफ दिस कंपनी। 1% कंपनी में केवल 1% ही इस कंपनी का मेंबर होता है। कुछ रूल्स होते हैं। द मेंबर शुड मेंबर हु आर द इंडियन सिटीजन्स एंड रिसाइडिंग इन इंडिया कैन बी मेंबर ऑफ ओपीसी। 1% कंपनी का मेंबर वही बन सकता है जो इंडिया का एक रेसिडेंट हो। सेकंड, कंपनी की पेडअप कैपिटल नॉट एक्सीड देन 50 लाख। कंपनी की जो पेडअप कैपिटल होती है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। कंपनी टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 ईयर नॉट शुड बी एक्सीड देन 2 करोड़। कंपनी की जो 3 साल की टर्नओवर होती है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंपनी को 1% कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी 1% कंपनी के मेजर क्या हो गए, इसके बारे में मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। चलिए अब हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द शेयर्स। सर शेयर क्या होता है? ठीक है, तो कंपनी जिस यूनिट के माध्यम से, इसको मैं कह सकता हूं कि शेयर इज द यूनिट ऑफ कैपिटल। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द शेयर्स, जिसके माध्यम से कंपनी पैसे इकट्ठे करती है, कैपिटल कलेक्ट करती है। शेयर्स, हिंदी में जिसे अंश कहा जाता है। शेयर इज यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर इज द यूनिट ऑफ कैपिटल। सर शेयर पूंजी की एक इकाई है जो कंपनी जिसके माध्यम से पैसे कलेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल कंपनी, अगर मैं एग्जाम्पल बताता हूं, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज 10 लाख रुपीज, नीचे दिया है विच इज डिवाइडेड into 1 लाख शेयर या 1 लाख यूनिट एट द रेट 10 रुपीज ईच। ठीक है, एट द रेट
₹10 each। इसे ही कहा जाता है क्या? शेयर्स। कंपनी की पूंजी अगर 10 लाख रुपए है और मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि सर ये पूंजी आपकी 1 लाख शेयर के माध्यम से, जो एक शेयर का दाम अगर 10 रुपए उस माध्यम से हमने कलेक्ट की है, तो इस यूनिट को ही कहा जाता है शेयर्स। इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट, दीज स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर वो तो ठीक समझ में आ गया कि द यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द शेयर्स? तो शेयर्स इज बेसिकली 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेफरेंस होता है, ये प्रेफर किया जाता है। And second one is the equity shares। शेयर 2 भागों में विभक्त होता है, जिसको बोलते हैं पूर्वाधिकार शेयर और इसको बोलते हैं समता शेयर्स। मैं इसको बोलूं तो पूर्वाधिकार अंश और दूसरे को बोलते हैं हम लोग समता अंश। बात करते हैं सर क्या होता है प्रेफरेंस शेयर और क्या होता है इक्विटी शेयर। तो ऐसे ही नाम से हम बता देते हैं कि पूर्वाधिकार, जिसे पहले से ही एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड पाने का अधिकार मिला हो, इट्स कॉल्ड आवर प्रेफरेंस शेयर। एंड एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी फर्स्टली हैव टू बी रिटर्न द अमाउंट ऑफ और द कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने वाइंडिंग अप के समय सर इक्विटी शेयर्स होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर वालों का कैपिटल रिटर्न करती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो सर इन्हें एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पाने का अधिकार होता है इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पहले कंपनी के प्रॉफिट पे। कंपनी के प्रॉफिट पे इन्हें एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पाने का अधिकार होता है, इट्स कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। मैं लिख दे रहा हूं, हैविंग राइट टू गेट ए फिक्स्ड रेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर्स होल्डर के पहले ही उन्हें एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड पाने का अधिकार होता है। डिविडेंड का मतलब होता है कि सर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी जितनी भी प्रॉफिट अर्न करती है, अब चूंकि ये शेयर्स के माध्यम से पब्लिक में ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी कि पब्लिक में ये पैसे 10 लाख रुपए लगे हुए हैं पब्लिक के, तो कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी इन शेयर्स होल्डर को भी पैसे देगी, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को इक्विटी शेयर्स होल्डर वालों के पहले ही एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड पाने का अधिकार होता है सर, ये इसकी पहचान होती है। एंड द सेकंड वन, at the wound up having to return its capital back before equity shares holder। दूसरा मेजर पहचान, दूसरा मेजर फीचर्स की सर एट द टाइमिंग ऑफ द वाइंड अप ऑफ द कंपनी जब बंद होती है तो उनकी कैपिटल इक्विटी शेयर्स होल्डर वालों की कैपिटल के पहले रिटर्न की जाती है। ऐसे शेयर्स को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर व्हाट अबाउट द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, तो इसी से डिफरेंस पता चल गया।
there will be not the fixed rate of dividend or equity shareholder, not a fixed rate of dividend on equity shares or return the capital after प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। ठीक है सर, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होल्डर होते हैं जिसपे किसी भी फिक्स रेट पे डिविडेंड तय नहीं रहता है और जिसपे डिविडेंड का भुगतान उनको प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के बाद किया जाता है। द नेक्स्ट वन, एट द टाइमिंग ऑफ द वाउंड अप the capital is returned to the equity shares holder after the returning the capital of preference shares holder। प्रेफरेंस शेयर अपनी लाइबिलिटीज चुका लेने के बाद कैपिटल कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को करती है, देन वो इक्विटी शेयर्स को कैपिटल रिटर्न करती है। ये इनके मेन फीचर्स या मेन डिफरेंसेस थे, किसके? प्रेफरेंस शेयर्स के और इक्विटी शेयर्स के। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था जो मैंने आपको कंपनीज के बारे में बताया कि कंपनी क्या होती है, कैसे फॉर्म किया जाता है, कंपनी कितने टाइप्स की होती है, किस माध्यम से वो पैसे कलेक्ट करती है और क्या हमारा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग शेयर्स कैपिटल के बारे में, कैसे उसको इशू किया जाता है, कितने तरीके से इशू किया जाता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।